तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, ये चैप्टर अकेले में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये फिजिक्स की 3 अलग अलग ब्रांचेस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को एक ब्यूटीफुल थ्योरी में जोड़ देता है। लेट्स बिगिन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इन 5 की एरियाज पर फोकस करेंगे। हम शुरू करेंगे एम्पियर्स लॉ में एक प्रॉब्लम ढूंढने से, फिर देखेंगे कि मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट उसे कैसे सॉल्व करता है। उसके बाद हम ईएम वेव्स का नेचर, उनका पूरा स्पेक्ट्रम और आखिर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक, अ प्रॉब्लम इन एम्पियर्स लॉ। फिजिक्स में जो लॉज होते हैं उनका कंसिस्टेंट होना जरूरी है, लेकिन यहां हम देखेंगे कि कैसे एक जाना माना लॉ, एम्पियर्स लॉ, एक ऐसी सिचुएशन में एक पैराडॉक्स, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। कम से कम एक नए आइडिया के बिना तो बिल्कुल नहीं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। फैराडेज लॉ से हम जानते हैं कि एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और नेचर को ना सिमेट्री बहुत पसंद है। तो एक लॉजिकल सवाल उठता है, क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? यह सवाल इस पूरे चैप्टर की नींव है, इसकी फाउंडेशन है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब यह चार्ज होता है तो एक करंट I फ्लो करता है। चलिए वायर के बाहर एक पॉइंट P पर फोकस करते हैं। हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ। हम पॉइंट P से गुजरता हुआ एक सर्कुलर लूप बनाते हैं। लॉ लगाइए, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स म्यू नॉट I। सिंपल कैलकुलेशन से हमें B की एक डेफिनेट नॉन जीरो वैल्यू मिल जाती है। यहां तक सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। एम्पियर्स लॉ कहता है कि आप कोई भी सरफेस चुन सकते हैं, बस शर्त यह है कि लूप उसकी बाउंड्री हो। तो अब थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। एक फ्लैट डिस्क के बजाय स्क्रीन पर दिख रहे एक पॉट शेप सरफेस को इमेजिन करिए। इसका किनारा यानी रिम वही लूप है, लेकिन इसकी बॉडी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच से गुजर रही है। अब सोचिए इस सरफेस के थ्रू कितना करंट जा रहा है। तार तो इस सरफेस को छेद कर नहीं जा रही, तो करंट I 0 हुआ। और अगर I 0 है तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि B को भी 0 होना चाहिए। एक मिनट, क्या एक ही पॉइंट P पर B नॉन जीरो भी है और 0 भी? ये तो एक पैराडॉक्स है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एक और शेप ट्राई करते हैं पक्का करने के लिए। ये टिफिन बॉक्स जैसा सरफेस देखो, इसका रिम भी वही लूप है। दोबारा से इस सरफेस के थ्रू प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्शन करंट यानी चार्ज का फिजिकल फ्लो नहीं है। तो एक बार फिर एम्पियर्स लॉ हमें B 0 दे रहा है। यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि यहां पर है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल साफ साफ। एक ही लॉ, एक ही पॉइंट, लेकिन 2 अलग अलग जवाब। B 0 नहीं है और B 0 है। यह फिजिकली हो ही नहीं सकता। इसका एक ही मतलब हो सकता है, एम्पियर्स लॉ जैसा हम उसे जानते हैं वो अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है। अब हम इस स्लाइड में यह टॉपिक देखेंगे। तो इस पहेली को कौन सुलझाता है? एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की। वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश करते हैं, वो मिसिंग पीस जिसे वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये एक आइडिया न सिर्फ एम्पियर्स लॉ को ठीक करेगा, बल्कि फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की उस जगह को देखा जहां कंडक्शन करंट 0 था, और उन्होंने सोचा ये जगह खाली नहीं है, यहां कुछ हो रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है, प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है। मैक्सवेल का जीनियस इस बात में था कि उन्होंने प्रपोज किया कि ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने में उतना ही काबिल है जितना कि एक असली करंट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, और मैक्सवेल ने इस इफेक्ट को एक नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट या ID। अब ये बहुत ज़रूरी है। ये करंट असली चार्जेस के फ्लो से नहीं बनता। ये एक ऐसा करंट है जो स्पेस में सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक रेगुलर करंट की जैसा ही है। ये एक वर्चुअल करंट जैसा है जो एक असली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये रहा इसके पीछे का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट ID बराबर है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi E बाई dt। चलो इसको आसान बनाते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन तो एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। असली चीज है d phi E बाई dt। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सोचो, फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस जो एक एरिया से गुजर रही हैं।
तो d∅/dt का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी तेजी से बदल रही हैं। जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस नए आइडिया के साथ हम आखिरकार एम्पियर्स लॉ को ठीक कर सकते हैं। स्क्रीन पर इसका मॉडिफाइड वर्जन देखिए, जिसे अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहते हैं। राइट साइड में अब दोनों करंट हैं, IC रेगुलर कंडक्शन करंट और ID हमारा नया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अपने कैपेसिटर वाले केस पर वापस सोचो। तार के बाहर ID 0 है लेकिन IC है। प्लेट्स के बीच में IC 0 है लेकिन बदलता हुआ E फील्ड एक नॉन जीरो ID बनाता है और पता चलता है कि IC और ID बिल्कुल बराबर होते हैं, तो टोटल करंट हमेशा सेम रहता है और हमारा पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है। ये लॉ अब कंसिस्टेंट है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, लेकिन एक पैराडॉक्स को ठीक करना मैक्सवेल के काम का सबसे बड़ा रिजल्ट नहीं था। ये आइडिया कि एक बदलता हुआ E फील्ड एक B फील्ड बनाता है, इसने एक ऐसी चीज की भविष्यवाणी की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये EM वेव्स बनती कैसे हैं? चलिए रिवाइज करते हैं। एक रुका हुआ चार्ज सिर्फ एक E फील्ड बनाता है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज यानी एक स्टेडी करंट एक B फील्ड बनाता है। लेकिन एक वेव, एक ऐसी डिस्टर्बेंस जो आगे बढ़ती है, बनाने के लिए आपको चीज़ों को हिलाना पड़ेगा। आपको चाहिए एक्सेलरेटेड चार्जेस। इमेजिन करो कि आप एक चार्ज को आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हो। ये एक बदलता हुआ E फील्ड बनाएगा, जो एक बदलता हुआ B फील्ड बनाएगा, जो फिर से एक बदलता हुआ E फील्ड बनाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यही सेल्फ प्रोपगेटिंग डिस्टर्बेंस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, और ये सिर्फ थियोरी नहीं थी। इस टाइमलाइन को देखिए। 1865 में मैक्सवेल ने सारी कैलकुलेशंस की और प्रिडिक्ट किया कि ऐसी वेव्स होनी चाहिए, और उनकी स्पीड भी कैलकुलेट की, और वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर निकली। ये एक जबरदस्त कनेक्शन था, लेकिन 20 साल से ज्यादा लगे। 1887 में हाइनरिच हर्ट्ज ने असल में इन वेव्स को अपने लैब में बनाया और डिटेक्ट किया, और मैक्सवेल को सही साबित किया। वहां से जेसी बोस और मार्कोनी जैसे साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी को आगे बढ़ाया और सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन की नींव रखी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के पूरे यूनिवर्स के नियम समझ लीजिए। पहली बताती है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है। दूसरी कहती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होते। तीसरी है फैराडेज लॉ, बदलता हुआ B फील्ड एक E फील्ड बनाता है। और चौथी है हमारी नई कंप्लीट एम्पियर मैक्सवेल लॉ, करंट्स और बदलते हुए E फील्ड्स B फील्ड बनाते हैं। ये चारों मिलकर EM वेव्स को प्रिडिक्ट भी करती हैं और उन्हें परफेक्टली डिस्क्राइब भी करती हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जब हमें पता है कि ये वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, तो चलिए इनके नेचर के बारे में और जानते हैं। ये दिखती कैसी हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है। लेट्स गेट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। एक EM वेव दिखने में ऐसी होती है। वेव Z एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। जो रेड कलर में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो X एक्सिस पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। और जो ब्लू कलर में है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो Y एक्सिस पर अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा है। सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी नोटिस करिए, E फील्ड, B फील्ड और वेव के चलने की डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही एक ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए जल्दी से इनकी मैं प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, ये ट्रांसवर्स होती हैं। दूसरा, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, इसीलिए सूरज से रोशनी हम तक पहुंचती है। तीसरा, वैक्यूम में ये सब एक ही स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट c, जो लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है। और ये स्पीड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कांस्टेंट से जुड़ी हुई है। आखिर में ये एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती हैं, इसीलिए धूप गर्म लगती है और ये चीजों पर प्रेशर भी डाल सकती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल याद रखना है। E0/B0 = C। इसका मतलब है कि एक EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। क्योंकि C एक बहुत बड़ा नंबर है, 3 × 10⁸, इससे पता चलता है कि वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एक बहुत ही यूजफुल रिलेशन है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, हमने काफ़ी थ्योरी कवर कर ली। अब चलिए प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। हम EM वेव्स की पूरी फैमिली को एक्सप्लोर करेंगे, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, और फिर अपनी नॉलेज को यूज करके एक टिपिकल एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल पूरा EM स्पेक्ट्रम दिखा रहा है तो ये सब एक ही चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
लेकिन अलग-अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे लंबी वेवलेंथ लो एनर्जी रेडियो वेव से, जो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ छोटी होती जाती है और एनर्जी बढ़ती जाती है। हम माइक्रोवेव से गुजरते हैं जो कुकिंग में काम आती हैं, फिर इंफ्रारेड जो हीट के लिए है, और फिर हम उस छोटे से हिस्से में आते हैं जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, विजिबल लाइट। उसके आगे आती हैं ज्यादा एनर्जी वाली और पोटेंशियली हार्मफुल वेव्स, यूवी जो सनबर्न करती हैं, एक्स-रेज जो मेडिसिन में यूज होती हैं, और सबसे एनर्जेटिक गामा रेज जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज से निकलती हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें ई फील्ड वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 6.3 है और वो जे हैट डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस में है। वेव एक्स एक्सिस यानी आई हैट डायरेक्शन में जा रहा है। हमें बी फील्ड वेक्टर निकालना है। स्टेप 1 मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आसान है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे b = e/c। तो 6.3 को 3x 10⁸ से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला। स्टेप 2 डायरेक्शन निकालते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। याद रखो, ई, बी और वेव की डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रूल ये है कि ई क्रॉस बी की डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन होती है, तो जे हैट क्रॉस बी की डायरेक्शन हमें आई हैट देना चाहिए। राइट हैंड रूल या वेक्टर नॉलेज से आपको पता है कि जे हैट क्रॉस के हैट आई हैट होता है। इसका मतलब बी फील्ड के हैट डायरेक्शन में यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए। दोनों को मिला दो तो हमारा फाइनल आंसर है b = 2.1 × 10⁻⁸ के हैट टेस्ला। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने इस पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर किया, लेकिन ये सोचना कितना अजीब है कि हमारी आंखें इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा विजिबल लाइट ही देख सकती हैं। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या होता अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्से देख पाते? अगर आप रेडियो वेव्स देख सकते तो क्या आपको अपने चारों तरफ वाईफाई और सेल फोन सिग्नल्स का समुद्र दिखता? अगर आप एक्सरेज में देख पाते तो क्या सब लोग चलते फिरते स्केलेटन जैसे दिखते? ये सोचने में मजबूर करता है कि रियलिटी का कितना बड़ा हिस्सा हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।